औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबुअ फी अम्वालिन नासि फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़इफून। ये आयत चल रही थी, आयत नंबर 39 पहले से चली आ रही है। जो कुछ तुम रिबा में देते हो कि वो लोगों के मालों के साथ मिलकर बढ़ता रहे, वो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता। और जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की तवज्जो हासिल करने के लिए तुम ज़कात देते हो, ऐसे लोग हैं जो बढ़ाने वाले हैं। हम इस आयत पर गौर कर रहे थे और ये चली आ रही है काफ़ी 2 हफ्तों से पिछले। अहम बात जो इसके अंदर वो ये कि मैं पिछला याद दिला रहा हूँ आपको कि रिबा के माने भी बढ़ने के हैं और ज़कात में भी बढ़ने ही का पहलू है, उसके माने भी बढ़ना और परवरिश करना, परवान चढ़ाना। लेकिन दोनों में तफसील के साथ में ये गुजर चुका, तशरीहात के साथ में दोनों में एक बुनियादी फ़र्क है। एक हराम है और दूसरा फ़र्ज़ है। आखिर कि उसके बग़ैर दीन की बुनियादें जो हैं वो नहीं रहती। इस्लाम का बुनियादी रुकन है। और एक इतना बड़ा गुनाह है, गुनाहों के अंदर भी इतना बड़ा गुनाह है कि ईमान लाने वालों से कहा कि उस जहन्नम से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और रसूल का ऐलान जंग है उनसे जो इस निज़ाम से नहीं हटते। तो ये इतना सख्त गुनाह एक, और एक ऐसा लाजिम कि उसके बगैर दीन के बुनियादी अरकान में से कि उसके बगैर इस्लाम बाकी नहीं रहता। इन दोनों में ग्रोथ है और अफजाइश है और बढ़ोतरी है। तो बुनियादी फ़र्क जो है वो तफसीलात इसकी गुजरी पहले कुरान की आयत के साथ कि रिबा के अंदर एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेहसाल है, और रिबा पर देने वाला ये बिल्कुल नहीं देखता कि दूसरे का क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ उसके जहन में जो कुछ होता है और जो खुदगर्जी उसके जहन में है वो ये कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, दूसरा चाहे तबाह हो जाए। और ज़कात होती ही सिर्फ इस वजह से लाजिम करार दी गई है कि इससे लोग जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा से, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएं। ज़कात के निज़ाम में ऊपर आ जाना चाहिए और कोई गरीब नहीं बचना चाहिए जहां ज़कात का निज़ाम दुरुस्त हो। एक प्रिस्क्रिप्शन है, एक नुस्खा है जो अल्लाह ने रखा है, तो वो नाकाफी नहीं हो सकता अगर उसका इस्तेमाल ठीक हो रहा है। दुनिया में किसी एक जगह भी अगर लोग मुसलमान पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो इसका मतलब ज़कात देने वाले ज़कात ठीक से अदा नहीं कर रहे, या ज़कात उनको नहीं पहुंच रही जिनको पहुंचना चाहिए, अदा करने वालों की ज़कात। ये बड़ी अहम बात है। रिबा से अल्लाह ने रोका और ज़कात को लाजिम करार दिया। तो रिबा के बारे में फिर कुरान में आयत गुजरी कि ईमान लाने वालों, तुम ये बढ़ता चढ़ता, ये बहुत अहम अल्फाज थे जो आए थे, अज़आफ़म मुज़ाफ़ा, कि तुम ये जो लगाता बढ़ता चढ़ता, अज़ाफ़म मैंने बताया था कि इसके 2 माने हैं। ज़िर्फ माने दुगना, तो दुगना चौगना ये बढ़ता हुआ अपना खाना छोड़ दो। और एक इसके माने ये होंगे कि ज़िर्फ माने बढ़ना, बढ़ता चढ़ता, जो बहुत तेजी के साथ में तुम्हारा बढ़ता चला जा रहा हो, इसे छोड़ दो। इसकी वजह से इसके ऊपर
बहुत से बाज़ लोगों ने ये कहा कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ हराम है। उन्होंने इसी बैंक के निज़ाम के अंदर या सूदी निज़ाम के अंदर ये दो तरह के इंटरेस्ट चलते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये होता है कि कोई कैपिटल किसी के पास रखा, सरमाया या पैसे दिए, तो उससे सूद जो लिया जाएगा वो मंथली या एनुअल उसका जो रेट होगा, जो दर होगी, वो बस उसी कैपिटल के ऊपर होगी जो दिया गया है, और वो फिक्स होगी कि अब 10% है अगर 1,000 रुपए के ऊपर, तो वो 100 रुपए हो गया। अब वो 100 रुपए लेते रहेंगे 10% सालाना अगर है तो। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि साल भर बाद 110 रुपए हो गया, तो अब हमारे तुम्हारे पास 110 रुपए हो गए, 100 जो दिए थे उसको मिला के 110 हो गए, तो अब 110 रुपए में पड़ेगा 10%। फिर वो साल भर में जितना हो जाएगा उस पर पड़ेगा। जो कैपिटल दिया था, सिर्फ जो ओरिजिनल सरमाया दिया था, सिर्फ उसके ऊपर रेट नहीं लगता, बल्कि हर साल जितना बढ़ जाता है फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है। सरमाया या कैपिटल या इन्वेस्टमेंट उसे माना जाता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये बढ़ता चढ़ता है कि जो अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा का लफ्ज़ आया, उससे बहुत से लोगों ने ये मतलब लिया कि सिंपल इंटरेस्ट तो जायज़ है। कुरान ने ये बढ़ता चढ़ता जो कहा है कि हर दफा और बढ़ जाएगा फिर, तो उससे उन्होंने माने ये लिए कि कैपिटल तुम्हारा जो है वो अगले साल जो बढ़ गया अब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हराम है और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हलाल है। बात यह है कि इल्लत ये नहीं है, मकसद ये नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लग रहा था। असल जो इल्लत है इसके अंदर, ये जो रोकने का की जो हिकमत है या मकसद है कि जिसे हमदर्दी वाला हिस्सा तो गायब है इस सिरे से, जिसे दिया जा रहा है वो बचेगा या तबाह होगा, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें इल्लत के अंदर ये नहीं है कि जिसे दिया जा रहा है उसके ऊपर वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है या कम। अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के बाद भी वो फल फूल रहा है, सिस्टम कोई ऐसा है कि फल फूल रहा है और अक्सर आमतौर से वो फलता फूलता ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जैसे लग रहा हो, तो फिर मना नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ। और अगर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कोई ऐसा हो कि उसने मजबूरन अपने हालात से तंग आकर रुपया ले तो लिया था, लेकिन वो उसकी बर्दाश्त से बाहर है और ये तय था कि इसको तबाह होना है ये पैसे देकर और अपना असल नहीं छुटा पाएगा, तो वो सिंपल भी जायज नहीं होना चाहिए। असल में इल्लत है देखने की, रोका क्यों, इतनी सख्त बात क्यों है। कुरान ने कत्ल से रोका, ये तो तमाम इंसानियत के कत्ल की तरह है, कम से कम एक नस्ल तो आगे जाने वाली खत्म हो गई। और मेंटालिटी या जहनियत, किसी को आमदन जानबूझकर कत्ल कर देना, तो ये इंसानियत ही निकल गई इंसान में से। तो ऐसा है कि जैसे तमाम इंसानियत को कत्ल किया, तो ये बहुत भयानक जुर्म हो गया। कुरान ने मसलन नशे से रोका, तो कहा कि इससे रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, इंसान की कुव्वत फैसला खत्म हो जाती है। इसको ये मखलूक अल्लाह ने बनाई दूसरों के मुकाबले में, वो ये कि इसकी रैशनैलिटी से हमेशा हाजिर रहे। तो ऐसी चीज को बिल्कुल रोक दिया कि जिससे वक्ती तौर पर भी ऐसा होता हो, थोड़ी देर के लिए भी ऐसा होता हो, कि उसे मना कर दिया। इसकी इल्लत क्या है? असल चीज ये है, असल चीज ये नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस सिस्टम से बनाया गया है, सिंपल या कंपाउंड। असल चीज ये कि क्यों रोका गया, इल्लत क्या है। तो उसमें बुनियादी चीज जो है वो ये खुदगर्जी की जहनियत और एक जगह दूसरे को भी बढ़ाना और उसकी मदद
वो भी, उसका भी परवान चढ़ना। ये बुनियादी फर्क आ रहा है दोनों में, दोनों तरह की अफजाइश के अंदर या दोनों तरह के बढ़ने के निज़ाम के अंदर। तो जहां ऐसा हो कि अक्सरियत से या लाजमन लोग तबाही की तरफ जाते हैं, वो सिस्टम रिबा में आएगा। और जहां ऐसा हो कि वो जिन्हें रुपया दिया जाए वो भी फलते फूलते हैं, ये कम ज्यादा की बात तो अलग है कि ज्यादा फायदे में कौन रहा, कम फायदे में कौन रहा, वो भी फलते फूलते हैं, तो वो रिबा में फिर नहीं आएगा। ये दो चीजें इसमें से फिल्टर आउट होकर आ रही हैं। और बतौर खास हमें ये देखना था कि मौजूदा निज़ाम जो बैंक का है उसमें जो इंटरेस्ट का सिस्टम है वो रिबा कहलाएगा, रिबा की डेफिनेशन के अंदर आएगा या नहीं आएगा। इससे पहले दूसरी और भी चीजें थी जिसको मैंने इशारा किया था, जहां जो बहुत ज्यादा शिद्दत करते हैं वो उन्हें भी रिबा में लेते हैं कि कहीं अगर सरमाया लगाया और घर बैठ कर मुनाफा लिया बगैर मेहनत के, बाद लोग कहते हैं कि ये भी रिबा है, तो ये रिबा नहीं है। इसके अंदर अगर नुकसान अपना भी होता है, अगर किसी जगह नुकसान उनका हो रहा है, किसी का प्रॉफिट है तो वो भी फल फूल रहे हैं, दूसरे भी। नुकसान अगर हो रहा है, इनका भी घट रहा है। तो सिर्फ सरमाया लगाना, जिसे शिरकत कहते हैं कि अपने सरमाए की शिरकत हो गई, मेहनत नहीं की, तो इसके अंदर चार अलग अलग चीजें होती हैं। लोग इन्वेस्ट करते हैं हर बिजनेस के अंदर, ये बात मैंने रखी थी। कहीं मेहनत लगाई जाती है, कहीं एक्सपर्टीज, मैनेजमेंट और महारत कोई अपनी लगाता है और इन्वेस्ट करता है और कहता है मुनाफे में शरीक होंगे, हम खाली फीस नहीं लेंगे। और कहीं लोग सिर्फ सरमाया लगाते हैं, कहीं लोग सिर्फ अपनी मेहनत लगाते हैं कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हम पार्टनरशिप हमारी होगी, नफे नुकसान में शरीक होंगे। तो ये सारी शक्लें जो हैं, ये इनके अंदर किसी जगह एक्सप्लॉयटेशन नहीं आ रहा, किसी का इस्तेसाल नहीं आ रहा है और सरमाया लगाने वाले कभी नहीं आ रहा। उन तीन को तो लोग, जहां मैनेजमेंट कोई लेता है या कहीं मेहनत लगाता है, उसको तो लोग रिबा में नहीं गिनते, लेकिन बाज लोग जो ज्यादा शिद्दत इख्तियार करते हैं वो कहते हैं खाली सरमाए की बुनियाद पर आपको कैसे, आप पैसे लेते हैं अपने, नुकसान में भी शरीक हैं। नफा अगर हो रहा है तो वो बर्बाद नहीं हो रहा, दूसरे भी नफे में जा रहे हैं। नुकसान हो रहा है तो इनका अपना भी हो रहा है। तो ये असल में वो एट पार है, बराबर है सबके, वो रिबा नहीं है। जो लोग उसे शिद्दत इख्तियार करते हैं कि ये रिबा हो गया। उधार पर कोई चीज महंगी दी, मैं और कई शक्लें डिस्कस कर लूं, असल चीज फिर हमारी बैंक की आएगी कि उधार पर कोई चीज महंगी दी, भाई नकद ये इतने की है, पैसे बाद को देंगे, उनका कि बाद को देंगे, तो ये महंगी होगी। तो हमारे दिनों के अंदर आमतौर से जो रिबा की डेफिनेशन रखी गई है या जो आमतौर से उमूमन मशहूर है, उसके हिसाब से तो ये भी रिबा में आएगा, या सूद जिसे कहते हैं, कि जब आपके पास छोड़ दिया, आप उसमें तरह तरह की शिक़ें निकालते हैं फुक़हा बचने के लिए कि नहीं टाइम तय किया हो, दर तय की हो। अरे उसने अपने सब जहन में तय कर लिया, उसने कहा इतने की होगी, वो कहीं कागज पर लिखकर तय नहीं किया और परमानेंट तय किया हुआ है, मार्केट में काम में दाजे ये चीज किस्तों पे देंगे तो इतने की होगी। अगर पेमेंट जो है वो 2 साल बाद किया तो इतने की होगी, या 2 महीने बाद किया तो इतने की होगी, नकद ये इतने की है, तो वो सब तो पहले से कैलकुलेटेड है, रेट और वक्त वगैरह, उसको हर दफा कैलकुलेट करके लिखना थोड़ी होता है, तो ज़बानी फिर बता दिया। तो अब अगर वो ये उसके अंदर ये सब चीजें डिफाइन नहीं की तो उन्होंने कहा रिबा नहीं हुआ, वरना हो गया। असल चीज उसमें देखने की यह है कि लेने वाला जो लेता है, उधार लेकर गया लेने वाला गरीब ही होता है, पैसे वाले भी होते हैं जो अपने और जगह पे सरमाया लगा रहे थे, कहते हैं यहां से उधार ले ले। इसे आप देखेंगे मार्केट की हमेशा ही देखा जाएगा और ये बदलता रहेगा, रिबा की तारीफ बदलती रहेगी, एक नहीं रहेगी कि हम ये कह दें ये हिस्सा जायज वाला है और ये हिस्सा नाजायज वाला है। ये है अहम बात इसके अंदर।
मार्केट के अंदर देखना होगा कि जो लोग कर्ज पर लेकर जाते हैं उनके पास वो पैसे नहीं होते, बहुत से वो होते हैं बड़ी तादाद में कि उनके पास होते नहीं, गरीब होते हैं। अब वो लेकर गए, उसी से उन्होंने आगे कुछ काम किया, कमाए, इनको दे गए, फिर और उधार ले गए। इसमें वो लगातार कुछ कमाई अपनी करते हैं या नहीं करते हैं? ओरिजिनल तो था नहीं उनके पास। ये तो ज़कात के निज़ाम की बात है कि उनकी और मदद करें, लेकिन जहां वो कर्ज लेने आ रहे हैं जिससे उनके अपने पास नहीं था, अगर लेने नहीं आते तो वो कुछ नहीं कर पाते। पैसे लेके गए तो कुछ किया, अब उनका कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर नहीं लेकर जाते तो तबाह होते, या लेकर चले गए तब तबाह हुए? ये हिस्सा इसके अंदर देखा जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन। अगर जब हम उसे देखेंगे तो अगर लेकर चले गए, जो लेकर चला गया वो तो गया, अब अगले आएंगे लेने, अब वो भी गए, तबाह हो गए, अब तीसरे आएंगे लेने, वो भी तबाह हो गए। या ये चल रहा है सिस्टम लगातार बरसों से। इसका मतलब वो भी कुछ कमाई करते हैं जो लेकर जाते हैं उधार पर। अगर कुछ महंगा भी इन्होंने दिया तो फिर ये रिबा नहीं होगा। इसलिए कि इसके अंदर ऐसा नहीं, लगातार सिस्टम के अंदर ऐसे हो रहा है कि वो नहीं लेकर जाते तो उनकी कोई इनकम नहीं थी, लेकर जाते हैं कुछ इनकम होती है। वो चाहे गरीब लोग हों चाहे मालदार लोग हों, तो ये रिबा में नहीं आएगा। वो कॉन्सेप्ट ही गलत है हमारा, जो आम जहनों के अंदर आ गया कि जब बड़े हुए पैसे लिए तो वो गुनाह हो गया और वो सूद हो गया। तो फिर ये हिस्सा उधार इसके बारे इस पर देते हैं फुक़हा फैसला, जायज कहते हैं, इसे जायज है इसलिए कि इसके अंदर लेकिन हम वो जिस बुनियाद पर भी कहते हो, सारी इल्लत निकलकर इसमें सिर्फ ये आ रही है एक्सप्लॉयटेशन की। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त जितना है आज के दौर में, मैं बताया पहले 18% था, वहां से ये नीचे आते आते अब ये 6% पर आ गया। जिन्हें दिया जाता है उसे 7% 8% पे दिया जाता है। बैंक खुद देता है वो 5% तक देता है, 6% तक जो उसमें रखते हैं अपने पैसे। इस सिस्टम के अंदर दो तीन चीजें हैं। नंबर एक, बैंक की इंटेंशन ये नहीं होती जिसे वो पैसे देता है, ये इंटेंशन नहीं होती कि ये तबाह हो जाए, न्यूट्रल भी नहीं होता। वो पैसे देने से पहले ये एसेस करते हैं कि ये तबाह तो नहीं होगा, ये चला सकता है कि नहीं चला सकता है अपने बिजनेस को, जिसके लिए पैसे ले रहा है, जिस काम के लिए भी ले रहा है उसके अंदर ये बर्बाद तो नहीं होगा। इसका असेसमेंट जरूरी होता है उनके यहां। कोई बेईमानी करता हो और पास करा लेता हो और पास कर देते हो, वो तो बेईमानी हुई। तो वो ये भी एश्योर करना चाहते हैं कि पैसे हम तो कमाए, लेकिन ये जो लेकर जा रहा है ये भी तबाह ना हो और ये भी कमाए, या जिस नियत से ले रहा है वो उसका काम इसका चले। तो वहां पर भी नियत में एक्सप्लॉयटेशन नहीं है इस लेवल के ऊपर। और जो लेकर जाते हैं उनमें से अक्सर लोग अपना काम चलाते हैं और उनकी आमदनी आगे चलती है। जो तबाह हो जाते हैं आमतौर से इसलिए तबाह हो जाते हैं कि उनके कुछ रूल्स हैं और वो उन्होंने इसीलिए रखे हैं कि उनके सामने एक एस्टिमेट रख दिया आपने जो उन्होंने मांगा था अपने काम का, बिजनेस का। अब उसमें उन्होंने कहा 25% आप लगाइए, हम 75% दे देंगे। अपने पास था नहीं, वो झूठा दिखा दिया, ये जमीन है, ऐसा है, ये वो सचमुच होता। अब फंस जाते हैं, वो नहीं होता और फंस जाते हैं, ये ले लेते हैं। तो वो जो कुछ उन्होंने रखा था उसके वो अगर ईमानदारी के साथ में होता तो नहीं फंसे होते। इस तरह के लोग फंस जाते हैं, या सलाहियत कम थी या किसी के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली हालात आ गए, तो वो आम बिजनेसमैन के साथ भी आ सकते हैं कि जहां बैंक से चाहे नहीं लिए थे, अपने पैसे थे, गैर मामूली हालात आ गए, नुकसान हो गया, या सलाहियत ही नहीं थी, सब थोप दिया, बर्बाद हो गए। फिर वो बैंक से लेके भी बर्बाद हो जाएंगे। सलाहियत थी तो आगे कमाएंगे। अब इसमें एक वो लोग जो इसे ठीक कहते हैं, एक दलील ये भी देते हैं। मैंने आपको, मैं फिर दोबारा आज तीसरा मौका है जब मैं इसे याद दिला दूं कि मैं अपनी राय नहीं दे रहा इसमें। मैं आपको ये सारे एस्पेक्ट जितने हैं वो समझा रहा हूं बैंक इंटरेस्ट से मुताल्लिक। इसमें वो ये राय भी देते हैं, जो लोग इसे जायज कहते हैं, इस पहलू की तरफ इशारा करते हैं
कि मुसलमानों को रोक दिया गया, ये रिबा है, ये हराम है, वो कतन बैंक से कुछ नहीं ले। वहां जो पैसे लोग रखते हैं अपने जरूरतन मजबूर है रखने के लिए, उस निजाम को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ऐसा नहीं, मुल्कों के अंदर, बहुत से मुल्कों में, यहां हिंदुस्तान में तो खास तौर से ये मुमकिन ही नहीं कि सारे पैसे अपने पास रखकर काम चलाते रहें। आपको बैंक में जाकर रखना ही है, आपको अपने ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू करने ही करने हैं। नकद नहीं खरीद सकते, हर चीज पेमेंट हर चीज का नकद नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी पाबंदियां जहां पैसे रखने, बहुत से मौकों पे पैसे रखने अपनी सेफ्टी की वजह से, वहां पर कि घर पर महफूज नहीं है, गरीब लोग हैं उनको रखने कि घर पर महफूज नहीं है उनके पैसे। कोई बाहर वाला चोरी कर लेने के लिए घर वाले ही उनसे जबरदस्ती छीन छान लेंगे, तो उन्होंने बैंक महफूज हो गए वहां पर। बहुत सी वजूहत है जिसकी वजह से वहां रखने में मजबूर है। तो इस्तेमाल तो सिस्टम को मुसलमान करते हैं जहां अपने पैसे रखते हैं, बैंक उससे आगे और कमाता है। अब इससे फायदा सारे गैर मुस्लिम ले जाएं, मुसलमानों को मना कर दिया गया। सूद खाना मना है, ये सूद है, ये रिबा है जो कुछ बैंक दे रहा है, तो सिर्फ ये इस्तेमाल नहीं करें, पैसे इनके भी लगे हुए मुसलमान, और ये फायदा नहीं उठाएं और वो बढ़ते रहें। इसलिए कि जो लोग उससे लेते हैं, अपना कोई इंडस्ट्री चलाते हैं या अपना कोई बैंक अपने काम में लगाकर वो अपना सर्कुलेशन लेकर जाते हैं, वो आमतौर से उससे कमाते हैं, वो उससे बर्बाद नहीं होते अगर वो उन्होंने उसके अंदर बेईमानियां नहीं की हैं। तो फिर ये फायदे सारे गैर मुस्लिम उठाते रहे, इनकी कॉस्ट पर उठाते रहे। शामिल मुसलमान भी है, कैपिटल इनका भी लगा हुआ है जिसमें से उन्हें कर्ज दिया जाता है। तो ये तो इस्लाम ने कैसे रोक दिया इन लोगों को? फिर ये तो इससे मुसलमानों का नुकसान हो गया, गैर मुस्लिमों का नहीं हुआ जब मुसलमानों को मना कर दिया गया। तो एक ये भी दलील दी जाती है काबिल गौर है ये भी, वो ऐसा नहीं कि दलील बिल्कुल बोगस है। लेकिन फिर हमें देखना यही है कि जब बैंक जिन्हें देता है वहां क्या वो लोग हमेशा नुकसान में जाते हैं? क्या वो लोग हमेशा तबाह होते हैं, या वो लोग आमतौर से प्रॉस्पर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कमाते हैं? कुछ सिस्टम दिखाया था मैंने पिछली मर्तबा पूरा आपको कि बैंक ने, जिन्होंने बैंक के पास पैसे रखाए, बैंक ने आगे इंटरेस्ट पर दे दिए दूसरे को, जिसको दिए उसने कमाया। वो अगर 12%, 10% इंटरेस्ट या 15% पर ले गया था, तो जब तक वो 30% कमाएगा नहीं, लेगा ही नहीं इनसे। उसने कमाया, बाकी बैंक को दिए। जिन्होंने रखा था बैंक ने कुछ अपना कमाया, अपना हिस्सा निकाला, और जिन्होंने रखा था उनको दे दिया, फिर जिसे वो इंटरेस्ट कहते हैं उनका इंटरेस्ट लगा लिया। तो इसमें तीनों को मिल रहा है। इसमें ऐसा नहीं किसी एक की तरफ से खिंच रहा है, किसी दूसरे के पास सारा एक्यूमुलेट हो रहा है। तो निजाम जो है वो मौजूदा बैंकिंग का ये है। जब बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि लेने वाला हमेशा नुकसान में रहे। महाजन की बात अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। आमतौर से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ऊंचा होता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात यह कि उससे आमतौर से सिर्फ गरीब लेने जाते हैं, फौरी जरूरतें पड़ती हैं उनकी, कहीं वो जिनका कहीं और से काम ही नहीं चलता वो उससे पैसे लेने जाते हैं। वो खूब जानता है कि बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं इस वक्त। वो ये नहीं देखता कि ये इनका काम चलेगा, ये भी कुछ कमा कर लाएंगे नहीं लाएंगे, खूब जानता है कि बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। जो पैसे वाला है वो बैंक से लेता है पैसे, बैंक देता ही सिर्फ पैसे वालों को है। ये सब तफसीलात पहले गुजर चुकी हैं। आसान ही नहीं है गरीब का उससे लेना, बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा, उसको तो फौरन जरूरत होती है, और फिर भी उसको श्योरिटीज और क्या क्या सारी चीजें मुहैया नहीं होंगी। तो ये पहुंचता है इसके पास। बैंक सिर्फ पैसे वालों को देते हैं, वो तो खाली नाम होता है वो गरीबों को देने का, और वो सारा का सारा अगर जोड़ भी लिया जाए तो वो 1% क्या 0.1% भी नहीं, तो उसका होता है जितना वो एक ही को दे देते हैं अमीर को, जितना कैपिटल। ये हजारों लाखों मिलकर भी उसके एक के बराबर नहीं होते जितना एक को दिया जाता है।
तो बैंक सिर्फ पैसे वालों को देता है। महाजन के पास आमतौर से सिर्फ गरीब जाते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ऊंचा होता है। इसके जहन के अंदर कतन ये नहीं होता कि इसका फायदा हो, वो होता यही, उसके जहन में यही होता है कि जो कुछ ऐसे तो देता नहीं, जो कुछ सिक्योरिटी श्योरिटी में लाया ये इसे किसी तरीके से मैं हड़प लूं। और आखिरी दर्जे को ये होता है कि जहां सिक्योरिटीज नहीं होती हैं वहां वो लोग उन्हें रखते हैं, उन लोगों को जो दादा कहलाते हैं कि ये वसूल कर लाएंगे। तो लोग परेशान है, भाई दे क्यों नहीं देंगे, अपनी इज्जत क्यों लुटवाएंगे। वो सारे बाजार के आ रहा है, कोई मार रहा है या जबरदस्ती कह रहा है और मोहल्ले में शोर मचा रहा है। अगर देने के काबिल होते तो क्यों नहीं दे देते। वो देने के काबिल नहीं होते, उनसे मार मार के वसूला जाता है। तो ये सारी चीजें जितनी होती हैं ये सारे निजाम जुल्म का निजाम है। उसमें देने वाला, ये लोकल देने वाला के कतन इसकी परवाह नहीं होती कि ये दूसरा पनपेगा या पना होगा, तबाह होगा, बल्कि उन्हें मालूम है कि तबाह होगा। ये है बुनियादी फर्क दोनों के अंदर, ये बैंक वाले सिस्टम में और ये महाजन वाले सिस्टम के अंदर। तो ज़कात भी सिर्फ गरीबों को दी जाती है जिससे वो परवान चढ़े। रिबा भी सिर्फ वो है कि जो गरीबों को दिया जाता है आमतौर से और जिससे वो बर्बाद होते हैं और एक्सप्लॉइट होते, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये अलग अलग दौर में अलग अलग निजामों के ऊपर इसके, और उस वक्त के एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट और दीनी माहिरीन बैठकर तय करेंगे कि ये रिबा है कि नहीं है। ये परमानेंट कोई एक चीज तय नहीं हो जाएगी कि ये रिबा है और ये नहीं है। अगर हो गई होती तो बता दी गई होती तब। ये आज तक इस पर इतने जो कहीं इख्तिलाफात हैं या गौर व फिक्र हैं, ये इसी वजह से हैं कि ये चीज जहन में आ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, ये नहीं आई। जो कुछ भी हर एक अपनी राय दे रहा है वो फिक्स कर रहा है, ये मद रिबा है, ये मद रिबा नहीं है, ये तरीका रिबा है, ये तरीका रिबा नहीं है। ये बता दी गई होती है ऐसे साफ अल्फाज के अंदर कि कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। मैंने आपको बताया दौर अव्वल से इख्तिलाफ चले आ रहे हैं कि क्या रिबा है और क्या नहीं है। ये इस वजह से है कि ये समझ लें कि हर दौर के अंदर जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं और जो दीन का फहम रखने वाले हैं वो मिलकर तय करेंगे कि आज के दौर में क्या क्या चीजें रिबा हैं। ये चीजें जहां जिस निजाम में, और फिर इकोनॉमी के निजाम मईशत के कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, पेचीदा। इसे इकोनॉमिस्ट भी बैठेंगे और इसके अंदर दीनी एक्सपर्ट भी बैठेंगे, वो तय करेंगे कि किस निजाम के अंदर पैसे जो लेने आते हैं उन्हें फायदा होता है, जरूरतमंद होते हैं, उनकी जरूरतें निकल जाती हैं, चाहे बहुत हमदर्दी नहीं हो उसके अंदर, लेकिन काम चलता है उनका। और किस निजाम में सिर्फ तबाह होते हैं और उनका सिर्फ खून चूसा जाता है और बर्बाद होते हैं। तो वो हर दौर के अंदर इसे वो तय करेंगे कि आज के सिस्टम में कौन कौन सी चीजें रिबा हैं और कौन कौन सी नहीं है। ये इसलिए फिक्स करके नहीं बताया गया, ये इसकी इल्लत बता दी गई कि इसे तुम्हें देखना होगा कि कहां लोग तबाह हो रहे हैं और कहां लोगों की जरूरतें हल हो रही हैं। ये बुनियाद बनेगा समझने का और देखने का। अब मैं इससे थोड़े से ऊपर के लेवल पर जाता हूं। ये मैंने बैंकिंग सिस्टम तक की बात रखी, बैंक और महाजन के फर्क की बात रखी, नजर पे उसे भी रखें। ये बैंकिंग सिस्टम क्या है, इसलिए कि बेशतर सवालात जो मेरे पास आते हैं वो ये आते हैं कि वो बैंक से हम ले सकते हैं पर पैसे या नहीं ले सकते, अपनी अलग अलग जरूरतें लोग बताते हैं। मैं जवाब नहीं देता उन्हें कि भाई आप किसी और से पूछ लीजिए, मेरे ऊपर मत डालिए जिम्मेदारी। ये सबसे पहले शुरू हुआ इटली में। ईसाइयत में सूद बड़ी सख्ती से मना था, बहुत सख्ती से ईसाइयत में, तौरेत में भी मना है। अब ये करते थे, यहूदियों ने ये किया, जो यहूदी अच्छे पैसे वाले थे, कि इन्होंने जगह जगह और खास तौर से वो जो इनका रोम है, जहां इनके पापा और चर्च के, ये वहां पर वेटिकन के चारों तरफ वो पूरा सिटी है अपने आप में, जिसका अपना अलग निजाम है, वो इटली की हुकूमत
उसमें दखल नहीं दे सकती उनके अंदरूनी निज़ाम के अंदर। वो शहर इंडिपेंडेंट माना जाता है ईसाइयों का। तो ये उसकी उस सिटी की बाहर जो सरहदें हैं या चार दीवारी है, उसके बाहर ये बेंचें डाल के बैठ जाते थे। लोग सारी दुनिया से वहां आते थे। जब वहां आते थे तो अंदर जब जाते थे तो फिर वो अपने लेन देन खरीद फरोख्त भी होती थी, कुछ कारोबार भी होता था। दुनिया में बार्टर सिस्टम था पहले, ये उस वक्त की बात है। बार्टर सिस्टम इसे कहते हैं कोई एक चीज दी और उसके बदले में दूसरी चीज ले ली। करेंसी नहीं थी, ये जिन्स का या चीजों का एक दूसरे से तबादला होता था कि मैं तुम्हें ये इतनी चीज तुम्हें ये दे रहा हूं, इसके बदले में तुम मुझे ये दे दो। दाल मुझसे ले लो, चावल तुम मुझे दे दो। तो ये चीजों का तबादला होता था, ये बार्टर सिस्टम था। उसके बाद फिर ये करेंसी आई कि भाई ये इसमें चलेगा, ये गोल्ड में, पहले सिल्वर भी थी, गोल्ड और सिल्वर में चलेगा कि इतनी वजन का गोल्ड और इतनी वजन की सिल्वर। तो लोग ये मांगते थे कि भाई इतना दे दो। ये वजन के हिसाब से होते थे सिक्के। ये ऐसा नहीं था कि किसी ने वजन चाहे जरा सा हो और किसी ने उसको सर्टिफाई किया हुआ है। ये तो बैंकिंग सिस्टम के बाद हुआ। तो जब वो अंदर जाते थे, अब वो बड़ी मुश्किल बात थी उनके लिए कि क्या क्या चीजें अपनी लेकर जाएं, उसका खरीदार होगा या नहीं होगा, जो हमें जरूरतें पड़ेंगी, जो हमें वहां लेनी होंगी। और फिर लिए घूमते फिर अंदर शहर के अंदर। जब फिर कुछ और लेना होगा तो फिर लेकर निकलेंगे अपने जहां के ठहरे में सराय उसमें से, और फिर किसी को ऑफर करेंगे। तो इतना सामान लेकर घूमते फिरे, बहुत मुश्किल काम है। तो ये उनके पास वो इसलिए थे, ये बेंच डालकर जो बैठते थे, वो कहते थे हमारे पास रखा जाओ, और वो रसीद दे देते थे कि हम देनदार हैं इतनी कीमत तक के या इतने माल तक के, इनका ये चीज हमारे पास रखी हुई है, इसमें से जो जो ये खर्च करते जाएंगे उसके हम जिम्मेदार हैं, वो हमसे ले लेना आकर। तो उन्होंने अपनी रसीदें देनी शुरू कर दी, और ऐसे जाकर वो अंदर कई जगह कई तरह की चीजें लेने लगे। वो लोग जो शहर के थे वो आके ले लेते थे इनसे कि इनके पास अमानत रखा होता था, जब ये वापस जाता था जो बचता था अपना लेता जाता था। फिर ये सिस्टम जो है ये शुरू हुआ। ये लोग जो थे इटली में बैंको कहते हैं, बेंच को बांको। तो ये जो बेंचे डालकर बैठे हुए थे, इन बैंकों से ये बैंक कहलाए, और ये बैंकिंग सिस्टम शुरू यहां से हुआ। इसमें कोई हर्ज नहीं था। इसमें जो उन्होंने लोगों की जरूरतें हल हो गई, उन्होंने अपना कमीशन ले लिया, बैठकर काम कर रहे हैं, अपना कमीशन ले लिया, लोगों ने बिजनेस कर लिया। ये ऐसा हुआ जैसे दरमियान में कमीशन एजेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर उनकी साख बन गई कि ये तो दे देते हैं जितना इनके पास लिखा जाता है वो इतना इनके पास होता भी है, जो लेने जाता है उसे फौरन मिल भी जाता है। तो ये बाकायदा फिर अलग शहर में इदारे कायम, इंस्टीट्यूशन कायम हो गए और बैंक बन गए। अब ये और आगे जब चला है, जो असल बेईमानी हुई वो 1944 में दूसरी जंग अजीम के बाद इंटरेस्ट शुरू हो गए थे उसके अंदर। ये दूसरी और इंटरेस्ट होने लेना था, वो जब अपने पास वो बैठकर सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो उनका अपना एक बिजनेस था, कमा रहे हैं। असल में जो कुछ भी ये एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, जो बड़ा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, वो इसके बाद शुरू हुआ। सारी दुनिया का निजाम चल रहा था, लोगों में करेंसीज बन गई थी, जहां गोल्ड और सिल्वर के सिक्के चला करते थे। हर चीज लोगों को लेकर जाना नहीं पड़ता था, वही सर्कुलेट करते रहते थे आपस में। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद, ये 1944 में कुछ लोगों ने देखा कि ये बड़े मुल्कों ने, बड़े पैसे वालों ने, उसमें अमेरिका एक बड़ी ताकत बनकर निकला था ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। उनका कि ये तो खूब बड़े मजे से लोग जो भी धंधा करता है, बिजनेस करता है, वो अपना एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक करेंसी लेके जा रहा है, वही गोल्ड चाहे जैसे लेके जा रहा है, फिर वहां से ला रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसमें कुछ किसी भी तरह का। तो अमेरिका ने ये अब
बहुत से मुल्कों को ये एक मीटिंग जो है वो बुलाई अपने यहाँ, और उन्हें उस मीटिंग में उन्होंने तकरीबन 74 उनके नुमाइंदे गए मुख्तलिफ मुल्कों के, और वहां उन्होंने सिस्टम और निज़ाम ये रखा कि इसे बिल्कुल करेंसी का आना जाना, ये गोल्ड का ये बिल्कुल रोक दो, सब लोग बिल्कुल रोक दें, गोल्ड तो सारा हमारे पास जमा कर दो, तुम लोग अपना भी हमारे पास जमा कर दो, और अब करेंसी पेपर में चलेगी, पेपर रिसीट्स दी जाएंगी। ये पेपर रिसीट्स जो हैं ये कंफर्म होगा कि इतने इतने पैसे का, जब वो कभी वापस लाए तो गोल्ड वापस ले सकेगा। तो अपने यहां भी बिल्कुल, और इसे गैर कानूनी करार दे दो कि कोई गोल्ड से लेन देन नहीं करेगा। यानी ये तो अलग है कि ये सिस्टम जिसका दिल चाहे करे, और जो दिल चाहे गोल्ड से करता है लेन देन, उनका नहीं करेगा उसे पहले गैर कानूनी बनाओ कि कोई अब गोल्ड से लेन देन नहीं करेगा, जो करेगा इसी पेपर करेंसी से करेगा। और अपने अपने यहां जितना तुमने ये गोल्ड दिया उतनी उतनी करेंसी छाप लो। तो ये सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये सिस्टम अब जहां चला वहां हुकूमतों ने छापे मारे और जबरदस्ती उसे रुकवा दिया और कहा कि ये पेपर करेंसी चलेगी, तुम्हारा जितना गोल्ड है यहां लाओ और ये ले जाओ, ये छपे हुए ये पेपर करेंसी जिसके ऊपर ये छपा हुआ है ये सर्टिफिकेट्स। लोगों ने फिर अपनी ट्रेडिंग जो है इसमें शुरू की। अब हुआ ये कि जब वो वापस लेकर गए कुछ अरसे के बाद कस्टमर्स अमेरिका में, कि उनका ये इसके बदले आपने एक ऑन्स गोल्ड के बदले में $35 कहे थे, $35 का एक ऑन्स गोल्ड था, अब हमें गोल्ड अपना चाहिए वापस। ये गोल्ड मिल जाता था पहले, यहाँ भी मिल जाता था बैंकों से इंडिया में जब ये शुरू किया गया था सिस्टम। तो वो शॉक्ड रह गए, उन्होंने कहा कि कीमत गिर गई। अब पहले 22 ऑन्स का था, $22 का था एक ऑन्स, अब उनका $35 लाओ तब मिलेगा। तो वो शॉक्ड रह गए कि ये तो सब ये क्या हुआ। उनका भाई ऐसे ही हुआ, ये मार्केट में लॉस हो गया, ये करेंसी की वैल्यू जो है वैसी हो गई। अब वो तो सिक्योर समझ रहे थे कि जितने हमने रखे थे उतने हमें वापस मिल जाएंगे। ये बड़े लेवल पर भी हुआ, हायर लेवल पर। फ्रांस के सदर ने अमेरिका से कहा, डिगॉल ने, कि ये डॉलर रखिए और हमारा सोना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसलिए थोड़ी मांगा था कि दे देंगे वापस तुम्हें, तुमसे जो लिया था वो इसलिए नहीं लिया था कि तुम्हें वापस भी दे देंगे हम, चलाते रहो वैसे ही अपना काम जैसे चल रहा है। ये मैं आपको शॉर्ट में बहुत लेमन की लैंग्वेज में चीजें समझा रहा हूं। अब सारी दुनिया पे वादे हो गया कि वो मिलना मिलाना भी नहीं है जो हमने दे दिया। अब उसूल ये था कि जितना जिसका गोल्ड हो उतनी करेंसी छाप ले। मैंने आपको बताया कि अब वो तो उनको $35 देने थे, लेकर जाना था $22 एक ऑन्स गोल्ड लेने के लिए। अब उन्होंने कहा ना 35 लेकर आओ। अब चेंज हो गया, हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। भाई उनके लिए, बाद वालों के लिए कर दीजिएगा जो अब आए। नहीं, जो पहले ले गए थे उनकी भी चेंज कर दी हमने, चाहे जितने पर दिया था। ये तो चेंज होती रहेगी लगातार। फिर उन्होंने लोगों का, उसके बाद जब ये प्रेशर आ गया और ये क्लियर होकर आ गए कि हम देंगे नहीं अब, तो अब एक नया सिस्टम चलाया ऊपर, एक वर्ल्ड बैंक बना लिया था उन्होंने। तो ये कंट्रोल कर रहा था सबको। तो उसने ये कहा कि अब आइंदा ये जरूरी नहीं है कि जितने तुम्हारे पास, जितना सोना तुम्हारा है उतने नोट छापो। अब गुडविल के हिसाब से कर सकते हो। अब ये गुडविल हम तय करेंगे किसकी कितनी गुडविल है। तो जिसे चाहेंगे इजाजत देंगे कि तुम ज्यादा छाप लो, और जिसे चाहेंगे मना कर देंगे कि तुम नहीं छाप सकते, तुम्हारी गुडविल नहीं है। अब गुडविल के हिसाब से चलेगा, अब एक्चुअल गोल्ड के हिसाब से नहीं चलेगा। तो वो वहां से परमिशन किसी को बहुत ज्यादा दे दी उन्होंने, और किसी को नहीं दी परमिशन उन्होंने। अब ये पूरा निजाम कंट्रोल का आ गया कि वहां से ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस बैंकिंग सिस्टम में लोकल लेन देन को अगर हम ये समझें कि नहीं, इसके अंदर रिबा नहीं चल रहा, तो नहीं भी अगर चल रहा हो और ठगी नहीं भी चल रही हो, ये पूरी पूरी कौमें गुलाम बन रही कहीं जाकर इस सिस्टम की वजह से।
कम से कम ये, फिर ये दूसरा एस्पेक्ट इसका गलत है। ये हो सकता है कि इस एस्पेक्ट की गुंजाइश हो कि बैंक से लें रिबा की जो डेफिनेशन, कुल रिबा के सिलसिले में जो कुछ छनकर आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है, तो इसकी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन इस बैंकिंग सिस्टम को खत्म होना चाहिए, इसलिए कि ये ओवरऑल ये एक्सप्लॉयटेशन ऊपर से चल रहा है जो सबको ठग रहे हैं, और पूरी पूरी कौमें खत्म हो रही हैं इससे, और कुछ और जो है वो बढ़ रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं दूसरों को। इसलिए उस निजाम का हिस्सा न बने, ये मुमानियत वाला पहलू इसके अंदर आता है, तो ये आता है कि उस निजाम का हिस्सा ना बने। लेकिन छोटे लेवल पर लोग जरूरतमंद है तो क्यों ना ले या ना ले। अब लोग आते हैं सवाल करने जब कि साहब वो बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अरे सारा निजाम सूदी है, हर चीज के सूदी है, मैं किस सिर्फ एक बैंक को मना कर दें हम। बल्कि वो दौर है जिसके बारे में हदीस है, अबू दाऊद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसकी वो दौर आएगा जब धूल से तो कोई नहीं बचेगा, यानी कुछ ना कुछ नहीं चाहते, तुम नहीं ले रहे, लेकिन उस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं से शामिल हो रहे हो, खुद नहीं ले रहे। क्या धूल से वो दौर आएगा जब इसकी धूल से तो कोई भी नहीं बचेगा, इन्वॉल्वमेंट हो ही जाएगा, रखने हैं पैसे वहां पर, आपको अपने पैसे ले जाने हैं, रखने, ट्रांजैक्शन उसी की मार्फत करना है, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है कि ये फुकाहा आज मना कर दें कि नहीं तुम नहीं लोगे। असल में पूरा पूरा निजाम गलत है, पूरी करेंसी का सिस्टम सारा जो है ये, और सारी दुनिया चल रही थी अभी 1944 से पहले, अभी 100 साल भी तो नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि साहब बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा तो होगा क्या? क्या हो रहा था दुनिया में पहले शुरू से लेके अब तक, अभी 100 साल भी नहीं हुए थे, जिसके बारे में ये ख्याल आता है जहनों के अंदर कि ये खत्म हो गया तो फिर लेन देन कैसे होगा और कैसे चलेगी दुनिया। अभी 100 साल भी नहीं हुए से इंट्रोड्यूस हुए, और इसमें सारे वो सब कुछ समेट कर वो बैठ गए, और खुद उनके पास भी ये सारी दुनिया को यकीन है, और खुद वहां से भी लीकेज होकर आई, जितना उन्होंने लिया था, जितने अपने डॉलर छाप रखे हैं उतने उनके अपने पास भी नहीं है। फिर असेसमेंट करवाया और जगह जगह वो जो था, तो मालूम ये हुआ कि वो गोल्ड जो बाद हुकूमतों ने धोखा दिया था कि जो रखा था वो उसकी कीमत उस गोल्ड की नहीं थी, मिलावट थी। और बाद जो उन्होंने वापस किया, बाद जगह मजबूरन वापस किया उन्होंने कुछ गोल्ड, मतलब ईरान ने एक दफा ले लिया, उनके कुछ अपने लोग बिठा लिए, यरगमाल कर लिया और कहा कि हमारा गोल्ड दो। तो अब वो काफी दिन इसके ऊपर चला, लेकिन बहरहाल वो गोल्ड उन्होंने भिजवाया ईरान को। तो अब उसमें ये हुआ कि ये इसमें मिलावट है, तो कभी वो उनके पास जो रखा हुआ है वो किस कंडीशन का है, कैसा है, किसी को इजाजत नहीं है उसके कि वो उसका असेसमेंट करें बड़े बड़े, और उसमें जरूरत जहां जहां रखा हुआ है वहां सचमुच उतना है नहीं जितना ही डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका भी कुछ पता नहीं। तो ये पूरे निजाम में फ्रॉड ही फ्रॉड है, हवा में चल रहा है सारा। और इसमें उनकी जोर जबरदस्ती है कि कौन किस मुल्क को कितना छापने दे, इन्फ्लेशन कहां बढ़ जाए कहां ना हो। आइडियली जो 0% इंटरेस्ट का निजाम है वो बेस्ट है, ये दुनिया मानती है। यानी लोग लेकर जाएं, कर्ज लेकर जाएं तो वापस कर दें उतने ही, बस जो अपने रखे उस पर भी कुछ नहीं मिले, अपने लिया है, ये 0% है। दुनिया में इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ने के लिए 0% का निजाम बेस्ट है। अब इस वक्त ये जो लोग चला रहे हैं उसमें आप ये देखें कि ये जापान, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इनका सबका नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। स्विट्जरलैंड का, जापान का कितने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर बैंक में आपने पैसे जाके रखे तो वो अपने रखने की फीस ले लेगा, जब दोबारा लेने जाएंगे तो कुछ कम मिलेंगे, रखेंगे नहीं, फिर हम अपने यहाँ रखेंगे, नहीं देते बैंक को। बैंक से कुछ लेकर आए, बैंक ने दे दिया, जब वापस करेंगे तो कुछ कम वापस करेंगे, नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उतने नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं। नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जब बैंक ने कुछ दिया किसी को
तो फिर उसको जो वापस होंगे कुछ कम होंगे। यह है निगेटिव रेट ऑफ। तो जापान में निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, डेनमार्क में चल रहा है, स्वीडन में चल रहा है, स्विट्जरलैंड, जहां पे सारी दुनिया के लोग अपने पैसे ले जा के रखते हैं, वहां नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ये 0%, ये भी तजुर्बा किया उन्होंने कि और 0% से नीचे जाकर देखें। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहाज बनाते हैं, ट्रेनें बनाते हैं, सारी दुनिया को बेचते हैं, पैसे सब लेन देन चल रहा है, बैंक से कोई मतलब ही नहीं, बैंक का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं वहां पर ले जाना। और नुकसान होगा उसके थ्रू करेंगे, वो नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इन ममालिक में तो ये हो रहा है। फिर बाकी जितने बड़े बड़े मुल्क हैं सब जगह कहीं पर 1% इंटरेस्ट, यूरोपियन कंट्रीज में से ज्यादातर, कहीं 1.5%, कहीं आधा परसेंट, 0.5%। आप अगर कहीं पे जाएं और लिस्ट निकाल कर देखें तो कनाडा 1.25%, अमेरिका 1.5%, जर्मनी 0.05%, ये तकरीबन 0% हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स का ही चल रहा है। अरे इकोनॉमी जो है वो साउंड होने करने के लिए, स्टेबल करने के लिए 0% पर लाना होगा। अब ये बात सारी दुनिया समझ गई है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी और इकोनॉमी और मईशत अच्छी नहीं चलेगी। तो इस बात को दुनिया, इसको उन्होंने समझ लिया, उनके यहाँ कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह पर। अब वो नेगेटिव तक का तो तजुर्बा कर रहे हैं और ये चल रहा है हमारे यहाँ। तो ये असल बात ये है कि वो भी इसलिए कर सके, ये नहीं कर सकते एकदम से, जीरो नहीं कर सकते। अगर ये चाहें भी तो कंट्रोल होता है ये वर्ल्ड बैंक से। वो किस किस की गुडविल क्या मानता है और कितनी परमिशन देता है, वैसे आगे चल सकते हैं। तो सिस्टम पूरा एक्सप्लॉयटेशन का है, इसलिए इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लोगों की जरूरतें हैं यहां पर, इसके अंदर जो जाती जरूरतें हल करते हैं, हल उनकी हो जाती हैं, इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, इसलिए इसकी इजाजत होनी चाहिए। रिबा इसको नहीं माना जाना चाहिए पर्सनल लेवल के ऊपर। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है इसके अंदर। सिस्टम में शामिल होने से हम उसे बढ़ा भी नहीं, गलत है। पूरी पूरी कौम ठगी जा रही हैं और यहां लोगों के इंडिविजुअल काम भी चल रहे हैं। असल में निजाम बदलना है, तो इस निजाम में शामिल होना गलत भी कहा जाएगा, लोगों को रोका जाएगा तो उनके नुकसान होंगे, इससे रोका जाना भी गलत है। असल में रिबा की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, जाती तौर पर जो लोग ये बैंक से लेन देन कर रहे हैं, नहीं आना चाहिए उसी जगह पर, उसी लेवल के ऊपर। ये है ओवरऑल इसका कंक्लूजन, जो तीसरी मर्तबा आज मैंने पूरा करके रखा है, सारी चीजों का हवाला देते हुए जो जो कुछ भी इस सिलसिले में कुरान ने कहा था और यहां दुनिया में जिस शक्ल में जैसे राइज है। अब इसमें बहुत क्लियर कट फैसला मैंने आपको बताया, मैं इसीलिए नहीं करता कि इसके बावजूद कि इस तारीफ पर भी इख्तिलाफ है या नहीं है, मैं कैसे मना कर दूं लोगों को। जो मुझसे पूछने आते हैं मुझसे कहते हैं कि नहीं आप ही बताइए, हम तो फिर आप ही के ऊपर भरोसा करेंगे कि दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, तुम्ही को ब्लॉक कर दूं मैं, मेरी राय से तुमने मान लिया। लेकिन उस सिस्टम में शमूलियत उनके हाथ मजबूत कर रही है, ऊपर लेवल के ऊपर, जो सरकारों से ऊपर के लेवल के ऊपर है, कि जो सबको यहां पर खोखला कर रहे हैं। तो इस लिहाज से नहीं करना चाहिए इसे। तो ये हाँ ना का मसला इसलिए मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इस कहीं किसी जगह किसी को से हाँ कहूं या किसी से ना कहूं। लेकिन मैंने आपको पूरा निजाम समझाया कि जो मेरी समझ के मुताबिक जो कुछ था, कि ये हर दौर में कभी कोई एक डेफिनेशन तय इसलिए नहीं हो सकी, बहुत साफ लफ्जों में नहीं बताया, लेकिन जो उसूल छोड़े, उन उसूलों की बुनियाद के ऊपर, वो उसूल साफ कर दी, बहुत वाज़ेह हैं। उन उसूलों की बुनियाद पर हर दौर में ये बदलता रहेगा। ये कभी भी फाइनल नहीं होगा कि बैंक एक से लेने वाला जो रुपया ले जाए वो रिबा है। हो सकता है रिबा हो, पहले जो लिया था, अब जो होता है वो रिबा नहीं होता। जहां 0% इंटरेस्ट है वहां बताइए वहां रिबा होता है या नहीं होता है। खाली ये फैसला नहीं होगा जहां 0.5% है, 0.05% वहां रिबा होगा या नहीं होगा। तो खाली ये तय कर लेना कि साहब बैंक से तो वो सूद होगा, या जिसे सूद गलत कहते हैं, या इंटरेस्ट है, या बैंक का इंटरेस्ट तो रिबा होगा, ये नहीं कहा जाएगा। देखा ये जाएगा कि इस सिस्टम का के असर क्या पड़ रहा है। तो जहां ये सिस्टम बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो जहां पर
लोगों की ज़रूरतें हल हो रही हों, लोग उससे तबाह नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ ये रिबा नहीं होगा लोकल लेवल के ऊपर। और जहाँ जिस सिस्टम के अंदर भी लोग सिर्फ तबाही की तरफ जो भी लेने जाता हो उसमें से ज़्यादातर लोग तबाह होते हैं, वो रिबा कहलाएगा, वो रिबा होगा। जो भी जगह जगह जो इसकी इल्लतें भी देखने के बाद कुरान ने तफसीलात बताई, और हर दौर में वो रीडिफाइन होगा, नए सिरे से तय होगा जब कोई बड़ी तब्दीली आएगी, तो कि इसमें से रिबा क्या है और क्या नहीं है। हम सूरह रूम की आयत नंबर 39 सूरह रूम की इस पर थे, और फिर इंशाअल्लाह आइंदा ज़िंदगी रही तो आयत नंबर 40-40 से शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।